Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin. फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2022 को बजट रिलीज कर दिया है और बजट रिलीज करते ही आपको पता है कि फाइनेंस बिल 2022 की कॉपी भी इंडिया बजट की साइट पर रिलीज कर दी है। तो हमेशा की तरह इस बार भी हमने सोचा कि आपको एक क्विक एनालिसिस वीडियो, हाँ दोस्तों, बुलेट पॉइंट्स वीडियो नहीं, क्विक एनालिसिस वीडियो आपको दें इनकम टैक्स और जीएसटी में जो अपडेट्स बजट 2022 से लाए गए। So let's start with our discussion on amendments in relation to income tax and GST in budget 2022. तो फ्रेंड्स, अगर हम की पॉइंट्स की बात करते हैं, इस बजट के जो की पॉइंट्स हैं उनकी, तो इंडिविजुअल की टैक्स स्लैब रेट्स में एंड टैक्सेस में कोई चेंज नहीं किया गया है। कंपनीज की टैक्सेशन स्कीम, फर्म्स की टैक्सेशन स्कीम, एलएलपी की टैक्सेशन स्कीम, किसी की भी टैक्सेशन स्कीम में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो हम टैक्सेशन फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए देखते थे वही 21-22 के लिए है एंड वही 22-23 के लिए। इट मींस नो चेंज हैज बीन मेड in tax rates and tax slabs as far as individual companies, firms, LLPs are concerned. सेकंड मेन पॉइंट देखिए, अगर की पॉइंट इसमें, सो आरबीआई विल इंट्रोड्यूस इट्स ओन डिजिटल करेंसी। हम देख रहे हैं लास्ट 6-8 महीनों से क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ रही हैं। हम नॉन फंजिबल टोकन्स की, एनएफटी की ट्रांजैक्शंस भी देख रहे हैं। तो आरबीआई ने क्यों ना सोचा कि क्रिप्टो करेंसी को देखते हुए हम अपनी भी एक डिजिटल करेंसी मींस डिजिटल रूपी को रिलीज करें। सो आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू अपना डिजिटल रूपी इंट्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, की पॉइंट अगर हम देखें तो ऑल द पोस्ट ऑफिसेज विल बी कनेक्टेड टू डिजिटल बैंकिंग। जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में बताया कि हमारे यहाँ लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं और सब पोस्ट ऑफिसेज को डिजिटल बैंकिंग स्कीम से जोड़ा जाएगा। मींस आप नेट बैंकिंग फैसिलिटी, बैंक ट्रांसफर फैसिलिटी आप अपने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से भी कर सकेंगे। सो आने वाले समय में पोस्ट ऑफिसेज विल बी द नेक्स्ट बैंक। जीएसटी कलेक्शंस, ये बजट की स्पीच से बाहर की स्पीच थी, तो ये बजट के प्रिंट आउट्स के अंदर नहीं था निर्मला सीतारमण के मैडम के। तो उन्होंने जीएसटी कलेक्शन के बारे में बताया कि जनवरी 22 की कलेक्शन मींस 1 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2022 तक जो जीएसटी कलेक्शन हुई है वो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुई है 1,41,000 लाख करोड़ की, मींस 1.41 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन की है हमने जनवरी में। क्या हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमी स्टेबल हो गई है और इकोनॉमी की ग्रोथ की वजह से आई है? हाँ, एक पार्ट इसका ये हो सकता है। लेकिन सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो 1% टैक्सेशन स्कीम भी लाया गया था जीएसटी में, और अब अगर हम देखें तो जीएसटी और 2B को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 100% तक। तो इस वजह से आपको इनपुट की अवेलेबिलिटी की रिस्ट्रिक्शन भी आ गई है, जिस वजह से जीएसटी की कलेक्शंस एक्सपेंड हुई है। तो हम बोल सकते हैं 1.41 लाख करोड़ की एक बड़ी वजह यह भी है कि 2B से ज्यादा क्रेडिट हम नहीं ले सकते। आइए अब हम देखते हैं इनकम टैक्स में क्या क्या अपडेट्स लाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेट्स ऑफ इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई मेजर चेंज नहीं है। इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एचयूएफ फर्म्स, जैसे आप आईटीआर अब 21-22 की फाइल करेंगे वैसी ही इनकम टैक्स रिटर्न 22-23 में फाइल होगी। मींस कोई मेजर चेंज नहीं किया गया है। सेकंड पॉइंट अगर हम अमेंडमेंट का देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बजट की ओर मैं आपको अच्छी बात बताऊं इसकी, मतलब गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन हमारे लिए ये बात अच्छी नहीं है। जितने भी प्रोविजंस इनकम टैक्स में लाए गए हैं, सब्सटेंशियल प्रोविजंस ओनली रेवेन्यू ऑगमेंटेशन के लिए लाए गए हैं। मींस रेवेन्यू का दायरा बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू को एक्सपेंड करने के लिए ये प्रोविजंस लाए गए हैं। सो सेकंड पॉइंट अगर हम देखें अमेंडमेंट्स का तो दैट इज फाइलिंग ऑफ अपडेटेड आईटीआर। हमने अभी तक रिवाइज्ड आईटीआर का नाम सुना था, बिलेटेड आईटीआर का नाम सुना था। ये रिवाइज्ड आईटीआर क्या है? अगर हम बिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर को देखते हैं तो वो हम फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले। मींस 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट टू फाइल रिवाइज्ड एंड बिलेटेड रिटर्न, 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि हम असेसमेंट लगाते हैं किसी की रेगुलर के अंदर, या हम रीअसेसमेंट असेसमेंट प्रोविजंस इनिशिएट करते हैं, तो क्यों ना सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ही टैक्स पेयर को ये फैसिलिटी दी जाए। 2 सालों के अंदर अगर आपको पता लगता है कि कुछ आप टैक्सेबल इनकम आपसे दिखानी रह गई है तो उस इनकम को आप अगले 2 साल में दिखा सकते हैं। मींस प्रोविजन क्या लाया गया, एक असेसी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, और जो अपडेटेड आईटीआर वो फाइल करेगा वो ओनली वन टाइम फाइल कर सकता है। अपडेटेड आईटीआर में वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकता।
अपडेटेड आईटीआर में वो लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकता। अपडेटेड आईटीआर में ओनली वो वही टैक्सेस दिखा सकता है जो टैक्सेस उसके रह गए थे ओरिजिनल या रिवाइज्ड या बिलेटेड आईटीआर। तो पॉइंट बाय पॉइंट देखें तो अपडेटेड आईटीआर कैन बी फाइल्ड वेदर और नॉट आईटीआर हैज बीन फाइल्ड प्रीवियसली। आपने चाहे बिलेटेड रिटर्न और ओरिजिनल रिटर्न फाइल ना की हो, लेकिन आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड आईटीआर कैन बी फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। 2 सालों तक की फाइल हो सकती है। अपडेटेड आईटीआर कैन ओनली इंक्रीज टैक्स एंड कैन नॉट डिक्रीज टैक्स, इनिशिएट रिफंड और लॉस। यहां से आप देखेंगे कि ये सेक्शन ओनली रेवेन्यू ऑगमेंटेशन के लिए बनाया गया है। आगे तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, जुड़े हुए इस वीडियो के साथ। अपडेटेड आईटीआर कैन ओनली इंक्रीज टैक्स। अपडेटेड आईटीआर सिर्फ टैक्स को इंक्रीज कर सकती है, आप रिफंड इनिशिएट नहीं कर सकते इससे, आप लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते इस आईटीआर से। नेक्स्ट पॉइंट इज अपडेटेड आईटीआर कैन नॉट बी फाइल्ड if search survey has been initiated or conducted in concerned year and last 2 years। आपका लास्ट 2 years में या कंसर्न्ड ईयर में अगर कोई सर्च या सर्वे हुआ है तो उस केस में आप अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। उस केस में आपको सर्च और सर्वे के प्रोविजंस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अपडेटेड आईटीआर एक बार ही फाइल हो सकती है, मींस 1 असेसमेंट ईयर की 1 फाइनेंशियल ईयर की अपडेटेड आईटीआर सिर्फ एक बार ही फाइल हो सकती है। यहाँ पे एक कैच पॉइंट है, टैक्स पेबल ऑन फाइलिंग ऑफ अपडेटेड आईटीआर। जब आप अपडेटेड आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको टैक्स पेमेंट कितनी करनी है? क्या आप बैलेंस टैक्स विद इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट के पास आप जमा करा देंगे, क्या गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी? नो। आप देखिए कितना बड़ा प्रोविजन है। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया अगर आप अपडेटेड आईटीआर विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर फाइल कर रहे हैं, मींस आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर अगर अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपका जो टैक्स, इंटरेस्ट, सरचार्ज, सेस, इसका जो टोटल अमाउंट बनता है उसका 25% और देना पड़ेगा। मींस टैक्स, इंटरेस्ट, सेस, सरचार्ज का 125% देना पड़ेगा। मींस 25% हम ये बोल सकते हैं कि टैक्स के इक्विवेलेंट में यहाँ पे पेनल्टी लगाई जा रही है। मींस आप अपडेटेड आईटीआर में खुद ही अपनी इनकम शो कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी उस पीरियड का दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहे हैं जितना टैक्स, इंटरेस्ट, सेस, सरचार्ज आप दे रहे हैं उसका 25% एक्स्ट्रा दीजिए हमें। अगर आप अपडेटेड आईटीआर अपने सेकंड ईयर में फाइल करते हैं, मींस सेकंड ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में, तो आपको जो अपडेटेड आईटीआर में टैक्स, इंटरेस्ट, सेस, सरचार्ज देना है उसमें 50% की एक्वेशन करनी है। मींस 1.5 गुना टैक्स, इंटरेस्ट, सेस और सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। मींस गवर्नमेंट आपसे 25% और 50% की पेनल्टी वसूल कर रही है, इवन इन केस आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स ही इसमें पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसमें कुछ नहीं पकड़ा, आपको खुद को लगा आपकी कुछ इनकम टैक्स लगने से छूट गई है, आपने खुद देखा उसको और अपनी आईटीआर अपडेटेड फाइल कर दी, तो आपको 25% और 50% एक्स्ट्रा टैक्स, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये अपडेटेड आईटीआर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने बजट स्पीच में नहीं देखा। बजट स्पीच में तो हमने ये देखा कि अपडेटेड आईटीआर का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, उस पर तालियां बज रही हैं, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि अपडेटेड आईटीआर के लॉ में क्या लिखा है। लॉ में उन्होंने लिखा है 25% एंड 50% का एक्स्ट्रा टैक्स वसूलेंगे हम आपसे, और वो भी आप खुद बताएंगे हमें कि हमारी अपडेटेड आईटीआर में इतना टैक्स का अमाउंट रह गया था बताने से। द थर्ड पॉइंट इज डिडक्शन ऑफ सेस एंड सरचार्ज। कुछ ऐसी लीगल केसेस थे जिसमें यह बोला गया था कि जितना भी सेस और सरचार्ज आप इनकम टैक्स के ऊपर पे करते हो उसकी आप बिजनेस एक्सपेंडिचर के वे में अलाउंस ले सकते हो, लेकिन इन सब कोर्ट की रूलिंग्स को ओवररूल कर दिया गया और ये बोला गया जो सेक्शन 40 क्लोज ए सब क्लोज 2 है, जो उसमें इनकम टैक्स की बात करता है कि इनकम टैक्स के एक्सपेंस की अलाउंस नहीं मिलेगी, तो उसमें सेस और सरचार्ज जो इनकम टैक्स पे किया जाता है उसकी भी अलाउंस नहीं मिलेगी। मेजोरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स इनकी अलाउंस लेते भी नहीं है। बस ये एक क्लैरिफिकेटरी पॉइंट है कि सेस की और सरचार्ज की जो आप इनकम टैक्स के ऊपर पे करते हो उसकी आपको एज अ बिजनेस एक्सपेंस कोई अलाउंस नहीं मिलेगी, दैट विल बी डिसअलाउड। अगर हम इसकी डिसअलाउंस की बात करें तो आप वैसे भी इस अमाउंट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद दिखाते हो, और जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होते हो तो आपको इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना क्योंकि ये पहले से ही एडिड बैक है, टीबीटी है क्योंकि वो। फोर्थ पॉइंट इज डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस इन केस देयर इज नो एग्जेम्प्ट इनकम। आपको पता है सेक्शन 14A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में ये बताता है कि कोई भी असेसी कोई अगर एग्जेम्प्ट इनकम कमा रहा है तो उससे रिलेटेड जितना भी उसने खर्चा किया है उसकी भी डिडक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं देता। अब असेसिस ने पूछा कि अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम किसी साल में नहीं आई लेकिन उसे कमाने के लिए कुछ खर्चा किया गया था
क्या उस खर्चे की अलाउंस हमें मिलेगी? काफी कोर्ट के रूलिंग्स अलाउ करती थी कि हमें उस एक्सपेंस की अलाउंस मिल जाएगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया, इवन आपने एग्जेम्प्ट इनकम कमाई हो या ना कमाई हो, लेकिन उस एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड जो भी आपने एक्सपेंस किया है, उस एक्सपेंस की आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेगी। दैट एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट इज डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस incurred on activities prohibited by law। पहले से ही लॉ में ये पॉइंट है कि जितनी भी एक्टिविटीज लॉ प्रोहिबिट करता है, अगर आप उस लॉ की प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज पे कोई भी एक्सपेंस करते हैं, दैट विल बी डिसअलाउड। तो इस प्रोविजन को, एक्सप्लेनेशन को एक्सपेंड किया गया और बोला गया कोई भी एक्सपेंस अगर इंकर किया जाता है ऐसी एक्टिविटीज पे जो प्रोहिबिटेड बाय लॉज हैं, चाहे वो लॉ इंडिया का लॉ है या आउटसाइड इंडिया का लॉ है, अगर वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, दैट विल बी डिसअलाउड। सेकेंडली बोला गया, अगर किसी भी ऑफेंस की आपने कंपाउंडिंग कराई है किसी भी लॉ के अंडर, चाहे वो लॉ इंडिया का लॉ है या आउटसाइड इंडिया का लॉ है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस को भी प्रोहिबिटेड बाय लॉ माना जाएगा और उसको भी डिसअलाउ किया जाएगा पीजीबीपी की इनकम निकालते वक्त। तो आपको पता लग रहा होगा जितने भी पॉइंट अब तक मैंने आपको बताए हैं, सब में कहीं ना कहीं आपके इनकम में एडिशन ही होगी, ना कि आपको कुछ रिलीफ दी गई है। इट मींस जो 1.41 लाख करोड़ ऑफ जीएसटी कलेक्शन को हम 2B से रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसे ही आने वाले समय में जो इनकम टैक्स के अंदर हम ग्रोथ देखेंगे, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब प्रोविजन से ही रिलेट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अलाउबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट। हम जानते हैं सेक्शन 43B हमें बताता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी अलाउंस हमारे को एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलती है, जब एक्चुअल में हम सामने वाले को पेमेंट कर देते हैं। तो अब कुछ केसेस ऐसे पकड़ में आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जहां पे ये बोला गया कि इंटरेस्ट पेबल इकट्ठा होता जा रहा है और क्योंकि कंपनी वो पे नहीं कर सकती, इसलिए उसे डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया गया और डिबेंचर्स में कन्वर्ट करने से वो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी हो गई। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बजट 2022 के थ्रू ये क्लैरिफाई किया कि जितनी भी इंटरेस्ट की ऐसे पेबल्स हैं जिसे आपने डिबेंचर्स में या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कराया है, उसे हम डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी नहीं कहेंगे, उसे हम डेफरमेंट ऑफ लाइबिलिटी कहेंगे। और जितने भी डेफरमेंट ऑफ लाइबिलिटी के केसेस होंगे, उन केसेस के अंदर जब तक उसकी एक्चुअल पेमेंट नहीं हो जाती, तब तक आपको इंटरेस्ट की कोई अलाउंस नहीं मिलेगी। सेवंथ पॉइंट, इंक्रीज इन टाइम पीरियड ऑफ 15% टैक्सेशन स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। हम सब जानते हैं सेक्शन 115 BAB में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑप्शन था, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1 अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं, कि अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सेटअप 31 मार्च 2023 तक करती हैं, तो उस केस में उनपे जो टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा दैट विल बी 15%, ना कि 22% या 25% या 30%। उनपे डायरेक्टली हमारा 15% की टैक्सेशन स्कीम लगेगी। जो कट ऑफ डेट थी 31 मार्च 2023 की, आपको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सेटअप कब तक करना है, उसे 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए, कि अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन सेटअप और कंपनी इनकॉर्पोरेशन 31 मार्च 2024 तक करते हैं, तो भी आपको सेक्शन 115 BAB का बेनिफिट हम दे देंगे। एट्थ अमेंडमेंट क्या है? इंक्रीज इन टाइम पीरियड फॉर क्लेमिंग स्टार्टअप टैक्सेशन बेनिफिट। सेक्शन 80 IEC सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन स्टार्टअप्स को ये बेनिफिट देता है, वो 10 सालों में से किन्हीं भी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर क्लेम कर सकते हैं एग्जेम्पशन ऑफ इनकम टैक्स। इन एग्जेम्पशंस को क्लेम करने के लिए स्टार्टअप्स को इनकॉर्पोरेट करना था टिल 31 मार्च 22। कोविड को देखते हुए 1 साल इसकी एक्सटेंशन कर दी गई है और अब बोला गया है जितने भी स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेट होंगे 31 मार्च 2023 तक, उन्हें सेक्शन 80 IAC का बेनिफिट मिल जाएगा। नाइन्थ अमेंडमेंट, रिडक्शन इन AMT फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंपनीज के लिए मैट का रेट घटा भी दिया गया है, और अगर हम बात करते हैं 22% टैक्सेशन स्कीम की, तो 22% टैक्सेशन स्कीम में उसे मैट को हटा भी दिया है, अबोलिश भी कर दिया गया है। मींस रिड्यूस टैक्स रेट ऑफ 15% भी है मैट में, एंड मैट नहीं भी है उन कंपनीज के लिए जो सेक्शन 115 BA की स्कीम लेते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी सेम मैट का रेट अब दे दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे मैट की जगह लगता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT 115 JC का। सो 115 JC के मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 18.5% की जगह उसका रेट कर दिया गया है 15%। मींस हम बोल सकते हैं कि अब उनको कंपनीज के पैरेलल कर दिया गया है।
10th अमेंडमेंट क्या है? रिडक्शन इन आईटीआर पीरियड फॉर डबल टैक्स। हमें पता है लास्ट बजट में सेक्शन 206 ए बी इंसर्ट किया गया था, जो सेक्शन हमें यह बोलता था कि अगर पिछले 2 सालों की आईटीआर किसी पर्सन ने फाइल नहीं की है और उसका टीडीएस डिडक्टेड इन दोज एनी ऑफ दोज इयर्स 50,000 और मोर है, तो उस केस में आप जो टैक्स डिडक्ट करेंगे वो डबल रेट से करेंगे। डबल रेट से मींस जो टैक्स का एक्चुअल रेट है उसके डबल रेट से टैक्स डिडक्ट होगा। तो इस सेक्शन के अंदर क्या चेंज किया गया? पहला बोला गया था 2 सालों की अगर वो आईटीआर फाइल नहीं करता है तभी डिडक्ट होगा। अब क्या बोला गया? अगर पिछले 1 साल की आईटीआर भी फाइल नहीं करता है तो भी आप डबल रेट से डिडक्ट कर देंगे। फिर आप देखिए हम 10वें पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। सभी पॉइंट्स रेवेन्यू ऑगमेंटेशन के लिए ही हैं। पहले मान लो पिछले साल की फाइल नहीं की लेकिन उसके पिछले साल से फाइल कर रखी है बेटा, तो उस केस के अंदर 206 ए भी नहीं लगता था। लेकिन अब इवन लास्ट ईयर की आईटीआर भी फाइल नहीं है और टैक्स डिडक्टेड 50,000 और मोर का है, तो उस केस में 206 ए भी लगेगा और जो टीडीएस डिडक्ट करना होगा वो डबल टीडीएस डिडक्ट करना होगा। 11th पॉइंट है लिंकिंग टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी टू स्टैम्प ड्यूटी कंप्लायंसेस। हमें पता है सेक्शन 50C देखें या 43CA देखें, दोनों ही सेक्शन में हमें यह बोला गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो हम लेंगे वो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सब्जेक्ट टू रख के लेंगे, कि हमें जब देखना है कि हमें जो कंसिडरेशन मिला है और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसमें अगर मेजर डिफरेंस है मोर देन 5%, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। सेक्शन 194 आईए टीडीएस डिडक्ट करता है ऑन सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी जब कंसिडरेशन एक्सीड करता है 50 लाख रुपीस से। अब इस सेक्शन के अंदर स्टैम्प ड्यूटी की कोई बात नहीं, तो इंसर्ट किया गया एक प्रोविजन और बोला गया कि इस सेक्शन में जब टीडीएस कटेगा तो अगर आपका कंसिडरेशन अमाउंट से स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट ज्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, तो आप जो आपका 1% टीडीएस काटा जाएगा वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे काटा जाएगा। टीडीएस नहीं कटेगा उन केसेस में जब कंसीडरेशन एज वेल एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों कम होंगे। मींस मान लीजिए कंसीडरेशन है 45 लाख रुपीस का लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 55 लाख रुपीस की, तो उस केस में टीडीएस सेक्शन 194 आईए में 55 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को देखते हुए 1% यानी कि 55,000 का टीडीएस काटा जाएगा। इट मींस इफ बोथ द अमाउंट्स कंसीडरेशन एज वेल एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोथ आर लेस देन 50,000 रुपीस, लेस देन और इक्वल टू 50 लाख रुपीस, तो उस केस के अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। तो स्टैम्प ड्यूटी कंप्लायंस को इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपको पता लगा होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट मींस क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटी। तो बोला गया जितनी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उन पे 30% का टैक्स लगेगा। तो बोला गया अ 30% टैक्स रेट इज प्रपोज्ड ऑन द इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए विद द डिडक्शन ऑफ ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपको कोई लॉस नहीं मिलेगा। जो आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड लॉसेस होंगे वो सिर्फ वर्चुअल डिजिटल एसेट के गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होंगे। मींस दिस विल बी अ स्पेशल काइंड ऑफ लॉस सिनेरियो, स्पेशल काइंड ऑफ एसेट बेसिस। तो हम इस केस में बोल सकते हैं जो हमें 30% टैक्स रेट कंप्यूट करना है वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर की इनकम पे, उस केस में जो हमें डिडक्शन मिलेगी वो ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की मिलेगी। मींस सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द गेन और उस पे हम 30% का टैक्स रेट लगाएंगे। टीडीएस का सेक्शन भी इसके लिए इंसर्ट किया गया और बोला गया टीडीएस इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड at the rate of 1% on payment of VDA if the amount of consideration is more than 50,000 rupees। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में इसे 50,000 का रखा गया है, बाकी केसेस के अंदर इन्हें 10,000 का रखा गया है। एज पर द डेफिनेशन वीडीए के अंदर क्रिप्टो और एनएफटी दोनों ही इंक्लूड होंगे। 13th अमेंडमेंट क्या? कैश क्रेडिट सोर्स टू बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्रेडिटर। मान लीजिए आपके यहाँ पे सर्च हुई या आपके पास कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनकम मिली या अनएक्सप्लेन्ड लाइबिलिटी मिली। मींस आपकी बैलेंस शीट जब असेसिंग ऑफिसर ने देखी तो उसमें कुछ ऐसे लोन्स, बोरोइंग्स या क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं जिनकी आपके पास एक्सप्लेनेशन है, आपके पास एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वही अगर सोर्स ऑफ फंड्स इन अमाउंट्स का जिनकी आपके पास एक्सप्लेनेशन है क्रेडिट बैलेंस की, जब आपके क्रेडिटर से पूछा गया तो उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या इस केस के अंदर आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम को आपने तो एक्सप्लेन कर दिया, तो उस केस में क्या एक्सप्लेन्ड इनकम माना जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड इनकम माना जाएगा? तो इस प्रोविजन को इंसर्ट किया गया कि अगर किसी असेसी की बुक्स में बैलेंस शीट में कोई ऐसी क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं, लोन आ रहे हैं, बोरोइंग आ रहे हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन उसके पास भी है और क्रेडिटर के पास भी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन सोर्स ऑफ फंड मैंने ही बता दिया कि मिस्टर ए से आया है और मिस्टर ए ने भी बता दिया कि इसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर सोर्स ऑफ फंड मैंने बता दिया, असेसी नहीं बता दिया अपना सोर्स ऑफ फंड की मुझे मिस्टर ए से पेमेंट मिली है, लेकिन मिस्टर ए को नहीं पता कि ये पेमेंट कहां से मिली है या सोर्स ऑफ फंड को नहीं बताया जा रहा, तो मैं एज एन असेसी, मेरे हाथ में भी असेसिंग ऑफिसर के हाथ में पावर है कि वो इनकम को अनएक्सप्लेन्ड मान ले। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बैकअप एक्सप्लेनेशन भी चाहिए जिस पार्टी से पेमेंट आई है उसकी। सो बोला गया, इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट in order to provide that any amount coming as a liability in the books of account of the assessee, चाहे वो लोन हो, चाहे borrowing हो या any other form, will be treated as explained only in case the source of fund is also explained in the hands of creditor as well। creditor के हाथ में भी source of funds बताना कंपल्सरी है, उसके बाद ही हम ये बात बोल सकते हैं कि हमारी ये इनकम एक्सप्लेन्ड इनकम है। 14th पॉइंट इज नो सेट ऑफ लॉसेज इन सर्च केसेस। जितने भी सर्च के केसेस में इनकम पकड़ी जाएगी उन केसेस के अंदर सेट ऑफ लॉसेज नहीं मिलेंगे, उन केसेस के अंदर सेट ऑफ लॉसेज नहीं मिलेंगे हमारे को। सो बोला गया, इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड दैट set off of losses or unabsorbed depreciation will not be allowed in case of undisclosed income। जितनी आप इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो सीधा सीधा टैक्स दो, ये मत बोलो कि मेरे आईटीआर में पिछले 5 साल से इतना लॉस आ रहा है, उस लॉस को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दो। वो लॉसेज आप अपनी डिस्क्लोज्ड इनकम जो नेक्स्ट में आप आईटीआर में दिखाएंगे उससे एडजस्ट कर लेना, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड भी काफी अमेंडमेंट्स की गई है, जैसे कि बोला गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना उनके लिए मैंडेटरी है, अभी ये लॉ में लिखा जाएगा। जैसे ऑडिट कराना मैंडेटरी है, सेम प्रोविजंस के बेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना भी मैंडेटरी है। सो इसकी डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो बुलेटिन में करेंगे, जिसपे हम चैरिटेबल ट्रस्ट को स्पेसिफिकली पिक आउट करके और उस पे हम कंप्लीट अमेंडमेंट्स बताएंगे कि बजट 2022 में क्या आए। अब हम बात करते हैं जीएसटी लॉ से रिलेटेड। फ्रेंड्स, हम 15 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। आपको कितने पॉइंट्स ऐसे लगे जिसमें असेसिस का आपको लग रहा है बेनिफिट है इन पॉइंट्स के अंदर? क्या कंप्लायंस बर्डन इन चीजों से कम हो रहा है या बढ़ रहा है? आप खुद बताइए, ये चीज कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स अंडर जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ में एक फ्रूटफुल अमेंडमेंट की गई है। हमें पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी फाइनेंशियल ईयर का अगर क्लेम करना हो, किसी फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न्स की कोई रेक्टिफिकेशन करनी हो, किसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड क्रेडिट या डेबिट नोट इशू करने हो, तो उसकी लास्ट डेट होती है ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B ऑफ सब्सीक्वेंट ईयर्स सितंबर मंथ। मींस अगर हम बोलें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड जब हमने क्लेम किया था, तो हमने ये देखा था कि 20 अक्टूबर 2021 तक जितनी जीएसटीआर 3B हम फाइल करेंगे, हम फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड इनपुट ले सकते हैं। जो डेट आप देखते हैं फॉलोइंग ईयर की सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट, उसे बढ़ा दिया गया, उसे बोल दिया गया है 30 नवंबर। मींस आप बोल सकते हैं अब इस डेट को जीएसटी एनुअल रिटर्न के क्लोज कर दिया गया है। तो ये बात हुई जहां पे हम बोल सकते हैं कि असेसी को रिलीफ दी गई है, टैक्स पेयर को रिलीफ दी गई। तो बोला गया, इट इज प्रपोज्ड to extend the time limit to avail ITC in relation to any financial year from September month's GSTR 3B due date, जो subsequent year की सितंबर मंथ की ड्यू डेट है उसे 30 नवंबर कर दिया गया। मींस जितने भी क्रेडिट डेबिट नोट इशू होंगे, जीएसटीआर 1 में रेक्टिफिकेशन करनी है, जीएसटीआर 3B में रेक्टिफिकेशन करनी है, या फिर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, ये सब काम हम कर पाएंगे अब 30 नवंबर तक। मींस अपने फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी आप 30 नवंबर तक ले लीजिए और उसके बाद जीएसटीआर 9 आप 31 दिसंबर तक दे दीजिए। पॉइंट क्लोज्ड। मींस आपको 1.5 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का। लेकिन कोई बताए जीएसटी डिपार्टमेंट को कि जीएसटीआर 3B में आप ये वार्निंग दे रहे हैं आपकी 2B से अगर आपका इनपुट थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, अगर हमने उसको गलत पकड़ा तो उस केस में हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। क्या जीएसटीआर 3B में अलग से एक ऐसा कॉलम नहीं दिया जाना चाहिए जिसमें कि लिखा हो कि आप प्रीवियस मंथ्स या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्लेम कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ताकि इस मंथ के क्रेडिट में कितना एरर है जीएसटीआर 2B से वो अलग से पता लग जाए, और प्रीवियस मंथ्स का और प्रीवियस ईयर का मैं कितना ले रहा हूं उससे रिलेटेड अगर एक अलग कॉलम आ जाएगा तो टैक्स पेयर को भी दिक्कत नहीं होगी उस वार्निंग को देखते हुए। नहीं तो डर लगता है साहब उस वार्निंग को देखते हुए। सेकंड पॉइंट इज do away with the two-way communication process।
जितने भी सेक्शंस में GSTR1, GSTR2, GSTR3 और मिसमैच रिपोर्ट्स की बात की गई है, उन सभी सेक्शंस को अमेंड कर दिया गया है और बोला गया है कि कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस मिसमैच की रिसिपिएंट और सप्लायर के बीच में करने की जरूरत नहीं है। GSTR2 इज इक्वल टू GSTR2B, बस मतलब 2B इज फॉर ओनली कम्युनिकेशन पर्पस। GSTR1 से डिपार्टमेंट ही कम्युनिकेट कर देगा 2B को, ना कि उसमें कुछ आपको GSTR2 लेने की जरूरत है, फिर उसको ओके करने की जरूरत है, फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR1, 2, 3 एंड मिसमैच two-way communication process has been omitted. थर्ड पॉइंट, इंटर ट्रांसफर ऑफ कैश लेजर बैलेंस। हम जानते हैं एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अगर हमने कोई पैसा सीजीएसटी के कैश लेजर में रखा हुआ है, लेकिन हमें अगर पेमेंट आईजीएसटी में करनी है, तो हम जीएसटी पीएमटी 9 फॉर्म ऑनलाइन फाइल करके उसे ट्रांसफर कर सकते हैं अलग हेड में। चाहे हमारा टैक्स में अमाउंट पड़ा तो हम इंटरेस्ट में भी डाल सकते हैं, इंटरेस्ट वाला लेट फीस में भी डाल सकते हैं, सेम रजिस्ट्रेशन के अंदर ये हो सकता है। सेक्शन 49 इस चीज को बताता है। तो सेक्शन 49 में अब अमेंड किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि जितना भी ट्रांसफर कैश लेजर का बैलेंस है वो सेम जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट पर्सन के जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर भी हो सकता है। मींस अगर आपके दो रजिस्ट्रेशन है हरियाणा और दिल्ली में, हरियाणा में आपके कैश लेजर में 50 लाख रुपीस पड़े हैं, लेकिन दिल्ली के कैश लेजर में आपके पास बैलेंस नहीं है लेकिन 10 लाख की लाइबिलिटी है आपकी कैश में पे करने की, तो आपको बैंक से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप हरियाणा के कैश लेजर से ट्रांसफर कर दीजिए दिल्ली की कैश लेजर में 10 लाख रुपए, वो ट्रांसफर हो जाएंगे। इट मींस हम बोल सकते हैं जीएसटी ट्रांसफरेबिलिटी के लिए जीएसटी पोर्टल का कैश लेजर एज अ बैंक अकाउंट काम करेगा। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। लास्ट टाइम हमने देखा था गवर्नमेंट ने ये बात बोली थी कि जितना भी इंटरेस्ट आपने अवेल किया है लेकिन यूटिलाइज नहीं किया है, आपके क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट पड़ा है, तो उस अमाउंट को अगर आप रिवर्स करते हो तो आप पे कोई भी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं आएगी। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट थी 1 जुलाई 2017 से। अब गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया? गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रॉन्गली अवेल्ड एज वेल एज यूटिलाइज्ड, अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड पे इंटरेस्ट तो पहले से ही नहीं है, लेकिन अगर आपने अवेल कर लिया एंड यूटिलाइज्ड भी कर लिया, जो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ था कि 24% का टैक्स रेट लगेगा, वो 24% का टैक्स रेट ना लग के 18% लगेगा। जितनी भी डिपार्टमेंटल जीएसटी ऑडिट्स हो रही हैं, जितने भी नोटिस डिपार्टमेंट से आ रहे थे, वो सब 24% को लेते हुए आ रहे थे। हमें लड़ना पड़ता था डिपार्टमेंट के साथ कि जो 24% का रेट है वो तभी लग सकता है जब मिसमैच की कम्युनिकेशन होती है तो, लेकिन अब मिसमैच की कम्युनिकेशन को ही डन अवे विद कर दिया गया है। तो इस केस में डिपार्टमेंट ने सुओ मोटो ही 1 जुलाई 2017 से इस रेट को 18% कर दिया गया है। मींस चाहे आप टैक्स पेमेंट लेट कीजिए, चाहे आप आईटीसी की यूटिलाइजेशन वाले आईटीसी की रिवर्सल लेट कीजिए, आपको 18% का इंटरेस्ट ही देना है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी इसलिए बनाया गया है ताकि आप क्विक एनालिसिस के बेसिस पे देख लें ये चीज कि फाइनेंस बिल 2022 में आपके लिए क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन आप हमारे चैनल के साथ अगर जुड़ेंगे तो आपको ये चीज टाइम टू टाइम दिखेगी कि हम रेगुलर अपडेट्स डालते हैं ईच एंड एवरी बर्निंग प्रोविजन पे, चाहे वो इनकम टैक्स का हो या जीएसटी का हो। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।